ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕೇಳಿಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಕೂಗು, ನಾನು ದೇಶದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನಂತಹ. ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ನೀವು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯುವ ಜನಕರಾಗಲಿ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ದೇಶದ ಆರ್ಮಿಯವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂನಿಯಾ ಅವರು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಜೊತೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, 4 ಸಲ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂನಿಯಾರವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂನಿಯಾರವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂನಿಯಾ ಜಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. कैसे हैं आप? थैंक यू. या most welcome to the coastal Karnataka. First time you are coming to this coastal Karnataka. We heard a lot about you, and especially in the social media there is a huge fan followers to you. You have a fan followers across the India, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Assam, and it is very nice to know that you are speaking on very important national issue, that is national security, nationalism, nationalistic views, and Indian National Armed Forces. Well, sir, how do you what made you to think about, after you retired from the army, what made you to think about come to this mainstream and instigate the youths, or to promote the youth to think about the national integrity and the nationalistic views? और सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और जितने भी आपके श्रोता जो देख रहे हैं उन सबको मेरा जय हिंद। जो सबसे पहले आपने पूछा कि मैं कोस्टल कर्नाटका में पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और जो यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, और जो लोगों का जो एक दूसरे के साथ जो तालमेल और बर्ताव और जिसको व्यवहार बोलते हैं, वो इतना अच्छा है कि मैं मेरे तहे दिल से सभी लोगों को, जितने भी जिन लोगों से मैं मिला हूँ, और तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और जो हिंदुस्तान के बाकी लोग हैं वो इस एरिया में ज़रूर आएँ घूमने के लिए, यहाँ की संस्कृति को देखें, यहाँ के लोगों का खाना पीना रहना, और जो यहाँ के बीचेज हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद में जो आपने मेरे से सवाल किया कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद में मैं ये मुद्दे पूरे देश के सामने लेके आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं एक बहुत छोटे इकाई हैं, एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है इस मुल्क में, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ है और होनी चाहिए हर नागरिक के लिए, वो ये मुल्क होना चाहिए। क्योंकि भारत है तो हम हैं, अगर जब देश ही नहीं है तो हम और आप हैं कौन? हमारी औकात क्या है? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान इस मुल्क से है, और मुल्क से मेरा मतलब है कि विविधताओं से भरा हुआ है देश, जहाँ पे हम एक दूसरे की भावनाओं का, फेथ का, कल्चर का, लैंग्वेज का, उनके रीजन का सम्मान करते हुए एक झंडे के नीचे हैं। और वो इसलिए कि हम सबको लगता है कि जो संविधान है, जिसके तहत ये कहा गया है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद में उसका नागरिक है, और नागरिक के बाद में जो बाकी जो चीज़ें हैं, धर्म है, जाति है, परंपराएं, ये सब बाद में आती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि इस देश की संस्कृति को कैसे ख़त्म किया जाए, इस देश के और कितने टुकड़े किए जाएं। मेरा उन लोगों से ये सिर्फ कहना है कि एक विभाजन देश का 1947 में हो गया, वो इसलिए हुआ कि जिन्ना और नेहरू के आपसी जो स्वार्थ थे, उनको अपने स्वार्थ पूरे करने थे, उनको देश का वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनना था। उसके तहत उन्होंने धर्म के नाम पे देश के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद में हम उन लोगों जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, चाहे हमारी, आपकी, या चाहे हज़ारों हमारे जैसे और भी युवा हैं, उनकी जान क्यों नहीं चली जाए, ये देश एक रहेगा, हम इसको एक ही रहने देंगे। इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता पे जो भी लोग हमला करेंगे, हम उनको इस मुल्क से, इस
मुल्क की सरजमी से नेस्तानाबूद कर देंगे। बहुत अच्छी सर बताया आपने। अब ये भी आपने कहा था कि देश के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े करेंगे। इनका मुद्दा क्या है एक्चुअली? देश तो 1947 में एक बार विभाजन हो गया, अभी फिर से देश को टुकड़े टुकड़े करने का ये कैसा मुद्दा है? बिकॉज आई रियली फील दैट दीज आर द वेरी द पीपल हु आर हैविंग ए नेगेटिव थॉट्स एंड दे आर आई थिंक यूजलेस पीपल, बिकॉज दे आर सेइंग दैट देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जब हम बोलते हैं कि भारत माता की जय, और ये लोग ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि भारत माता की जय, जो लोग ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि वंदे मातरम, और ये लोग बोलेंगे कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। द आर्मी पीपल, द आर्मी ऑफिशियल्स, दे आर dedicating their life to the army, for the border, for the Indian security, by all means actually. And when the army people are safeguarding the country, and there are some people, some elements who are saying that they will do the टुकड़े टुकड़े, इन जैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि देश का जो सोल्जर है, सैनिक है, देश का जो सिपाही है, देश के लिए लड़ रहा है, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। सही है। मेरा मानना है कि जो सियाचिन में या कश्मीर में जहाँ भी जो हमारे साथी हैं, जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन इतनी सालों से सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको महफूज रखा हुआ है, वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि उनके पीछे आप, हम, ये देश के 132 करोड़ लोग खड़े हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसी ये ताकतें, जैसे आपने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े करना, उसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोगों की ये महत्वाकांक्षा है कि वो इस देश का टुकड़ा करके उस देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति बन जाए। उनको जॉब चाहिए, उनको ये है कि वो इस देश से अलग करके ये बन जाएं। जैसे कश्मीर को कुछ लोग अलग करके इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका मकसद आज़ादी नहीं है, उनका मकसद अलग देश नहीं है, उनका मकसद है कि एक धर्म के नाम पे इस हिस्से को तोड़ के और एक जिहादी स्टेट बनाएं, ताकि उस हिस्से में बाकी जाति धर्म को मानने वाले लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। इन लोगों की जो फंडिंग है वो पाकिस्तान और चाइना से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज आप बताइए, जो आदमी जॉब नहीं कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं लोगों को, जो ये आपके जो दोस्त तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको ये चैनल पैसे दे रहा है, तो ये अपने घर का खर्चा गुजारा चलाते हैं। लेकिन जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, वो शानो शौकत से हवाई जहाज़ों में घूम रहा है, उसके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, देश विदेश के दौरा कर रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। सही है, क्योंकि बिकॉज दे आर गेटिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बिना पैसे के ये लोग कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज़, इस देश की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका मकसद यह है कि जो राष्ट्र को प्रथम रखने वाले लोग हैं उनको डाउन किया जाए, इस देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, इनके इतने टुकड़े कर दिए जाएं ताकि ये एक ना हो सकें। अगर एक हो गए तो इनकी जो ये राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, अपीजमेंट की, ये खत्म हो जाएगी। अपीजमेंट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो इनको कौन पूछने वाला है? शायद इनको अंदाजा है कि विदाउट अपीजमेंट पॉलिटिक्स दे विल नॉट इवन गेट अ वोट व्हिच कैन सेफगार्ड देयर डिपॉजिट इन द इलेक्शन। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना अपीजमेंट के ये लोग देश पे 55 साल राज कर ही नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जात धर्म के नाम पे, इन्होंने जहाँ भी देखिए कि जहाँ आया, जहाँ हिंदू मुस्लिम है वहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, जहाँ सिर्फ क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के दो टुकड़े कर दिए, जहाँ सिर्फ हिंदुओं की बात है तो हिंदुओं को उन्होंने ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, राजपूत, जाट, रेड्डी, राव, गोड़ा, ये वो अलग अलग टुकड़ों में इतना डिवाइड कर दिया कि इनको पता है कि जब टुकड़े करेंगे, जो ये अंग्रेज़ों की असली औलाद ये लोग हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से बिल्कुल सही ज्ञान लिया हुआ है कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड द रूल द कंट्री। सो साइंस में है कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो भी जात है उसको टुकड़े 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 कर दो और उसका एक प्लेटफॉर्म में ला के रख दो, क्योंकि उनको कुछ स्ट्रेंथ ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको कुछ फेंके हुए टुकड़े जो पैसे मिल जाते हैं, वो इनके गुलाम हो रखे हैं। देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी टाइम लगेगा, अभी आज़ादी का संघर्ष चल रहा है। अभी भी जो गोरी चमड़ी वाले जो
अंग्रेज थे वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन उनकी जो नाजायज़ औलाद हैं वो आज भी देश में हैं और उनके प्रिंसिपल वो ही चला रहे हैं, वो ही चला। तो उसको जड़ से उकड़ने का काम करना पड़ेगा अभी। काम करना पड़ेगा, काम चल रहा है। और मुझे इस देश के जितने युवा हैं, चाहे वो गांव में बैठे हों, चाहे वो दुकान पे बैठे हों, चाहे वो खेत में हों, चाहे खलियान में हों, चाहे सेना में हों, चाहे रोड पे काम कर रहे हों, चाहे वो किसी कोई बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे दुकान में बैठे हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहे हों, चाहे वो घर की एक महिला हो, उन सब को धीमे धीमे इन लोगों की जो असलियत है वो सामने आ रही है। वो इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। टाइम आ गया है कि जब परिवारवाद और ये डायनेस्टी रूल है, इसको कब्र में डाल के मिट्टी डालनी पड़ेगी। मेजर साहब, आपने अभी कश्मीर में बहुत सालों से अपने देश के लिए सेवा की। हम तो बैठे हैं कोस्टल कर्नाटका में, जो साउथ इंडिया के पार्ट है। कश्मीर को हमसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से आपने देखा है, क्योंकि आपने उधर 365 डेज इन ए ईयर, सो मेनी ईयर्स यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ फॉर द नेशन, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। कश्मीर के हालत क्या है अब, और कश्मीर का हालात 5 साल पहले कैसा था, अभी हालात कैसा है, और अगले 5 साल में कश्मीर का हालत कैसा रहेगा? देखिए कि कश्मीर की हालात हमारी खुद की हालात पैदा की हुई है। 1947 में सरदार पटेल ने जब देश की इतनी सारी रियासत थी, 625 रियासतों को एक करके इस मुल्क को एक बनाया, तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दो। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर आपके शरीर में हार्ट बोले कि मेरे बिना आपका काम नहीं चलता, तो दिमाग भी तो कह देगा कि मेरे बिना आपका काम नहीं चलता, और लीवर भी कह देगी मेरे बिना आपका काम नहीं चलता, किडनी भी कह देंगी मेरे बिना आपका काम नहीं चलता। तो मेरा यह मानना है कि स्पेशल स्टेटस कैसे, एक माँ बाप के लिए उसके 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सब बराबर हैं और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। और भारत के संविधान में जब बाकी स्टेट हैं उनको आपने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, और कश्मीर के अंदर एक अलग संविधान, एक अलग झंडा, मतलब किस लिए, किस लिए? ये पूरे मुल्क के साथ 132 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी है, ये गद्दारी है पूरे देश के साथ। 1947 में इन लोगों ने मुल्क के साथ ये गद्दारी की कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया। और आज भी इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो ये कह रही है कि हम 370 को नहीं हटाएंगे। मेरा ये मानना है कि क्या एक घर में दूसरा घर हो सकता है? नहीं। क्या एक मंदिर के अंदर दूसरा मंदिर हो सकता है? एक मस्जिद के अंदर फिर दूसरी मस्जिद हो सकती है? क्या एक हार्ट के अंदर एक फिर दूसरा छोटा हार्ट हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। एक देश के अंदर क्या दूसरा देश हो सकता है? नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। और ये हो रखा है, ये हमारे पूरे मुल्क के मुंह पे एक काला धब्बा है। आज जो कश्मीर में जितने साथी शहीद हो रखे हैं, उनके गुनाहगार ये लोग हैं। कश्मीर समस्या इन लोगों ने पैदा की, इन लोगों ने मुल्क को बेच दिया है, इन लोगों ने मुल्क के संसाधनों को बेच दिया है, इन लोगों ने मुल्क की अस्मिता को बेच दिया है। इन लोगों के लिए सत्ता के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है। कश्मीर के अंदर 1989 में अगर आपको याद होगा कि कश्मीर में बुद्ध भी रहते हैं, कश्मीरी पंडित भी थे और मुस्लिम भाई भी रहते हैं। एक ऐसा इन्होंने प्लान किया कि रातों रात पूरे जितने हिंदू कश्मीरी पंडित थे उनको मार के कत्लेआम करके उनको वहाँ से भगा दिया। और आज तक कितने साल हो गए? 1989, 11 और 19, 30 साल हो गए साहब। आज तक वो लोग दिल्ली की सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, वहाँ बैठे हैं शरणार्थी हुए, कोई नहीं पूछने वाला उनको। ये जो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 रखेंगे, कोई इनसे पूछे राहुल गांधी जी से जाके कि कश्मीरी पंडितों का क्या होगा? जो 30 लाख लोग, एक आदमी नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 30,000 नहीं साहब, 30 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग। उनके परिवारों का, उन लोगों की बददुआएं लगेंगी नहीं लगेंगी? आप बताइए, क्या वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं? नहीं। कश्मीर का आदमी आके आपके मैंगलोर में, उडुपी में, यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन आप न वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, न वहाँ व्यापार कर सकते हैं। ऐसा दोगलापन क्यों? देश का 8% बजट कश्मीर पे खर्च हो रहा है, लेकिन जाके देखिए आप कश्मीर में, कश्मीर का हालत क्या बना रखा है। कश्मीर को महबूबा मुफ्ती
अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस, इन लोगों ने लूट के रख दिया, खोखला कर रखा है। आतंकवाद, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप हमें 2 साल, ये गंदगी कोई बोले 1 मिनट में मिटा दे, बहुत मुश्किल है। देखो वो बिल्कुल अप्रासंगिक होगा, मतलब इम्प्रैक्टिकल होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी सेना के अधिकारी जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया है, आप 2 साल के लिए कश्मीर की कमान दे दीजिए हमें, हम यह आतंकवाद को जड़ से मिटा के रख देंगे, जड़ से मिटा के रख देंगे। लेकिन उस वक्त हमें ये मुफ्ती गैंग, ये अब्दुल्ला गैंग, ये कांग्रेस, ये ह्यूमन राइट ड्रामा जो करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को कुछ दिनों के लिए वहाँ से बाहर कर दिया। 70 साल से जो भी हालात है उसको मिटाने के लिए अभी 700 दिन की ज़रूरत है, 2 साल का बिल्कुल ज़रूरत है। कोई अगर कहे कि मोदी जी 1 दिन में मिटा देंगे, देखो मोदी जी आपकी मेरी तरह एक सामान्य राष्ट्रवादी इंसान है जो मेहनत कर रहा है, जो दिन रात लगा हुआ है, लेकिन वो है आखिर एक इंसान ही। अगर कोई जादू नहीं कर सकते, इतना मेडिसिन नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने गंदगी मचा के सब खत्म कर दिया। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುನಿ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು, ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 700 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಸ, ಮಣ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಗಂದಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾರತ ಸೈನ್ಯದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುನಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मेजर साहब, अभी आपने कहा कि कश्मीर के हालात के बारे में कहा और आर्टिकल 370 के बारे में कहा, अभी अफसा के बारे में और जो भी एंटी सेडिशन लॉ है, बहुत से लोग बोलेंगे कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है. अगर कोई बोलेगा कि देश के बारे में बोलेगा तो बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, और अगर कोई बोलेगा कि देश के खिलाफ बोलता है तो बोलेगी इट इज़ अवर फ्रीडम ऑफ स्पीच. ये कैसे है? दिस इज टोटली डिफरेंट एंड इट इज़ अ मीनिंगलेस. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट द एंटी सेडिशन लॉ, जो भी देश के हित के खिलाफ जाएगा, और जो भी अफसा का अभी माहौल चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, जो चर्चा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसका नाम है एप्सा, ये 1958 में एक कानून आया कि भाई देश के अंदर कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे उग्रवादी, आतंकवादी, जिन्होंने आम जनता की ज़िंदगी को तकलीफ में डाल रखा है, तो सेना को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं कि वो किसी भी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है. उसके लिए एक कानून बनाया गया. अब जो कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो आया है, उसमें उन्होंने जब लिखा कि हम एप्सा को मिटा देंगे, साहब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर एप्सा मिटा दोगे तो कश्मीर की गलियों के अंदर आतंकवादी हथियार लेके ऐसे फायर करते हुए घूमेंगे. कश्मीर में हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ों पे सैनिकों के ऊपर केस होंगे. एक चीज़ बताइए कि जब मैं मान लो मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, आपका भाई या आपके पिता या आपकी माँ या आपकी बेटी वहाँ पे अगर सेना में है और वो किसी आतंकवादी को पकड़ती है और उसके ऊपर केस हो जाता है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारे जितने भी जो श्रोता हैं, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप उसको गिरफ्तार करेंगे? आप किसके लिए लड़ रहे हैं? देश के लिए ना. और ये देश चाहता है कि अगर आपने उसको गिरफ्तार किया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा. तो फिर कौन लड़ेगा भाई देश के लिए? क्या राहुल गांधी लड़ेंगे? क्या सोनिया गांधी लड़ेंगी? क्या अहमद पटेल लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी? क्या महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी देश के लिए? क्या फारूक अब्दुल्ला या उनका बेटा उमर अब्दुल्ला लड़ेगा? ये सेना के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है. दोस्तों, मेरी आपसे अपील है, देखो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करें, वो आपका हक है, लेकिन कम से कम देश को सबसे ऊपर रखें, देश की सेना को सबसे ऊपर रखें. दूसरी बात, आपने कहा कि एंटी सेडिशन लॉ, संविधान की धारा शायद 124 है, उसके तहत एक कानून बनाया गया था कि जो भी लोग देश के खिलाफ काम करेंगे या देश के खिलाफ बोलेंगे या देश के जो सिंबल्स हैं, चाहे झंडा हो, चाहे संविधान हो, चाहे राष्ट्रीय अस्मिता के जो चिन्ह हों, अगर उनका
उनकी तौहीन करेंगे, उनको इंसल्ट करेंगे, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून चलेगा। और ये अजीब है कि इन्होंने कहा कि हम ये सेडिशन लॉ हटा देंगे, तो इसका मतलब है कि कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कन्हैया, उमर खालिद, शैला रशीद, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, इनमें कोई भी लोग खड़े होकर देश के झंडे जला सकते हैं, देश को गालियां दे सकते हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। And this they are considering it as a freedom of expression. अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मेरा ये मानना है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर वो बोलना मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर तो गली में खड़े हुए कुत्ते हैं, सारा दिन भौंकते रहते हैं, फिर वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फिर उनमें और हम लोगों में, इंसानों में अंतर क्या रहेगा? अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सवाल उठाइए देश की सरकारों से, देश के नेताओं पे आप वाजिब सवाल उठाइए, लेकिन आप तिरंगे को, आप नेशनल एंथम को, आप वंदे मातरम को, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। मेरा मानना है ऐसे लोगों को, मैं मिलिट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो इनको पीछे मोड़ के और पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए इनको, और इनको एक साइड का पासपोर्ट और वीज़ा बना के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, 132 करोड़ लोग हैं, ऐसे 200, 400, 1000, 2000 लोग हैं, निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों सालों से पहले हमारे देश में कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब देश और हमारी माँ है जो सबसे ऊपर है। लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ चंद लोगों से, कुछ लोगों से, गिनती करके शायद 100 से भी ज़्यादा नहीं है ये लोग, 100 से ज़्यादा है, इनके वजह से आज देश भर में कुछ लोग हैं जिनका नॉलेज थोड़ा कम है, उनको थोड़ा अकल नहीं है, ये लोग भी उनके साथ नारे लगा रहे हैं। सो विदाउट हैविंग एनी आइडिया और विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, देयर आर सम लेस knowledgeable people who are supporting this type of illiterate or ill-minded people. Sir, let us come back to, you have given more details about the Kashmir, the present situation and how it can be improved, and you have also shared your experience like how it was in Kashmir during your service and all, and also you have given a wonderful feedback regarding the Tukde gang or their agenda and related issues. भारत का हालात अभी बहुत सुधर गया है, because when I had been to outside the India, so the way we were treated, I mean the way we were being respected in 2006 to 2012, and now we have been given respect that is totally different. There is a remarkable change in the respect which is being given to the Indians by other nationals. ये मैंने देखा है कि भारत के लोग अभी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उनका एक स्वाभिमान बहुत से बढ़ गया है, उनका रेस्पेक्ट बढ़ गया है. Would you like to give some highlight on the respect which is being given to the India and how it has improved? What is the position of India in the national security and also in other economic factors in the international level now? देखिए कि इसका जो भारत की जो इमेज है, ये पूरी दुनिया भर में जो अच्छी हुई है, इसके जिम्मेदार दो लोग हैं. एक इसके जिम्मेदार हैं आप सब लोग, इस मुल्क के सारे वो नागरिक जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करके खेतों में, खलिहानों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, अपने कार्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजों में, सब जगह जितने भी जो लोग हैं जो मेहनत की खा रहे हैं, जो देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, एक वो लोग. और दूसरा, देश की जो सरकार है, वो एक ऐसी सरकार आई पिछले 5 साल में जिसने जीरो करप्शन पॉलिसी अपनाई. उसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को ये एहसास हुआ कि इस देश के अंदर मेहनती लोग तो हैं, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास अभी जिसके पास सरकार की चाबी है, जो ट्रांसपेरेंसी और नो करप्शन में बिलीव करती है. यही एक कारण है. जीडीपी बढ़ी है, सबको पता है, आज वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हम आ गए. सिक्योरिटी के हिसाब से जब से ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं मोदी, इन्होंने सेना को खुला हाथ दिया. इन्होंने कहा कि अगर हमारे पे हमला होता है तो आप उसका जवाब दीजिए, उससे भी भारी लैंग्वेज में जवाब दीजिए. पहले हमारे पे हमले होते थे, हम चुपचाप बैठे. सेना तब भी यही थी, आज भी वही सेना है. सेना तब भी बहादुर थी, सेना आज भी बहादुर है. लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश है. अगर देश की सरकार सेना को हक नहीं देती तो सेना फायर नहीं कर सकती है. 26/11 हुआ, हमारे इतने नागरिक मरे, क्या हुआ? देश के वायुसेना अध्यक्ष ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से कहा कि हम अटैक करते हैं. उन्होंने कहा नहीं करते हैं. और जब हमारे पे पुलवामा में अटैक हुआ, मोदी जी ने सेना को कहा कि जो कुछ करना कीजिए, हमें बदला चाहिए. और हमने उनके घर में जाके हमला किया और उनको उनकी औकात बता दी. आज तक इतने दिन हो गए हैं, पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं खुला है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पूरे देश का के अंदर फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है. इतना डरा हुआ पाकिस्तान. तो सब कुछ लॉक कर दिया.
सब कुछ लोग कर दिया है और यही भाषा पाकिस्तान समझता है। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए, उसका श्रेय जाता है इंदिरा जी को, लेकिन उसके साथ उन पे इल्ज़ाम भी है। और मैं लगा रहा हूँ, मैं एक फ़ौजी होने के नाते बिल्कुल होशो हवास में लगा रहा हूँ कि जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जब लाहौर हमारे पास आ गया तो हमने लाहौर वापस क्यों दिया? हमारे पास उनके 93,000 सैनिक, 93,000 सोल्जर्स हमारे पास प्रिजनर ऑफ वार थे। हम चाहते तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, कर देने चाहिए थे, वो गलती हुई हमारे से। और मुझे भरोसा है कि अगर दोबारा ये सरकार आई तो पाकिस्तान अपनी लिमिट में रहेगा, नहीं रहेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 23 मार्च अंदर 23 मार्च को आप भाजपा में आ गए। What made you to join the BJP? Why did you select BJP as a party with which you would like to associate it with? देखिए कि मेरा ये मानना है कि मैं एक सैनिक हूँ, सोल्जर हूँ, था, लेकिन मेरे अंदर जो सोल्जरिंग है वो ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक मैं लकड़ियों में नहीं चला जाता, कब्र में नहीं चला जाता, तब तक मेरे अंदर एक सैनिक का जो दिल और आत्मा है वो रहेगी। उसके नाते, और मैं गांव से आया हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने स्ट्रगल भी देखा है, मैंने लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है, मैंने लोगों को 2-2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए देखा है। मैंने गांव में किसानों को अपने बिना कपड़े पहन के अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हुए देखा है। मैंने सेना में मेरे जो साथी हैं उनको शहीद होते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं और अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमारी देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि हम देश के साथ खड़े हों, हम देश के उन लोगों के साथ खड़े हों, हम देश की उन इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हों, हम देश के उस पॉलिटिकल क्लास के साथ खड़े हों और अपना योगदान दें जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है, जिसके लिए देश का नागरिक सबसे ऊपर है, जिसके लिए करप्शन फ्री गवर्नेंस सबसे ऊपर है, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी ऊपर है। एज ए सोल्जर मैं नरेंद्र मोदी जी का पहले भी बहुत बड़ा सपोर्टर था, जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी था। देखिए, जो आपने कहा भक्त है, आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा कि क्या मैं नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूँ। देखिए कि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, सभ्यता है और हमारा जो सनातन धर्म है, उसके हिसाब से भक्ति का अर्थ है कि अपने से बड़े, अपने से बुजुर्ग, अपने से सम्माननीय, अपने जो आदर्श, अपने गुरु, अपने माता पिता या जो आपके आदर्श हैं, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि या आराधना करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप उनकी भक्ति करते हैं। तो अगर उस हिसाब से कहें तो मुझे गर्व है कि मैं देशभक्त भी हूं और मैं मोदी भक्त भी हूं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि सोशल, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मैं किसी परिवार का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी के टुकड़ों पे पलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं मेरे ज़मीर के साथ, मैं इस देश के ज़मीर के साथ खड़ा हूँ। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने इस देश के ज़मीर को मजबूत बनाया है, जिन्होंने इस देश को गौरवशाली बनाया है और बना रहे हैं और बनाएंगे भी आगे। ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये तो धर्म भी नहीं मानते, ये देश भी नहीं मानते, धर्म भी नहीं मानते, कर्म भी नहीं मैं उन लोगों जो मेरे को कहेंगे कि मोदी भक्त है, मैं उन लोगों से, जो कांग्रेस के लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि मैं देश 1947 में आज़ाद हो गया, तुम तो अभी भी गुलाम हो एक परिवार के। तुम्हारे नेता तो अभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी जी साहब, जीजा जी ये सब बोलते हैं। भाई मैं वो तो नहीं हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैं देशभक्त हूँ और मैं एक फौजी हूँ, मैं देशभक्त हूँ और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वो मेरी पार्टी के नेता हैं और मेरी उनके लिए सारी दुआएं हैं कि वो इस मुल्क को आगे लेके जाएं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनको मजबूत करेंगे, हम उनको ताकत देंगे कि वो बेफिक्र होकर इस देश के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ें और पीछे का मोर्चा हम संभालेंगे। मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि आप भक्त हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है, जो ये भाजपा के विरोधी है, वो बोलते हैं कि भक्त लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि भक्त का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, बहुत अच्छी तरह से आपने उसका सवाल का जवाब दे दिया। अभी मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं जो पर्सनालिटी का नाम पूछूंगा
उसका आपको एक शब्द में नहीं तो एक सेंटेंस में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। स्टार्ट करें मेजर साहब। जी। नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रवादी, राजनाथ सिंह जी, बुद्धिमान, अमित शाह जी, चाणक्य, राहुल गांधी जी, मंदबुद्धि, सोनिया गांधी जी, चालाक, केजरीवाल जी, धूर्त, मायावती जी, जातिवादी, अखिलेश यादव जी, परिवारवाद एंड जातिवादी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गद्दार, उमर अब्दुल्ला, इन्हीं के भाई, फारूक अब्दुल्ला, इन्हीं के चाचा, टुकड़े टुकड़े गैंग, गद्दार, राष्ट्रद्रोही, कन्हैया कुमार। ट्रेटर, गद्दार। मेजर साहब, हाल ही में मैंने मीडिया में पढ़ा था कि एक लीडर्स ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी उनके पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जो लोग जाते हैं फ़ौज में भर्ती होते हैं, आप जो फ़ौजी में हैं, इतना बहुत से योगदान दिया भारत देश के लिए, तो आपका क्या जवाब है उनके लिए जो ऐसा बोलते हैं कि जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो रोटी नहीं है, जो फ़ौज के लिए जाके भर्ती होता है? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है कि आपके राज्य के सूबे के जो सीएम हैं श्री SD कुमारस्वामी जी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो लोग जाके सेना में नौकरियां करते हैं। मैं कुमारस्वामी जी से ये कहूँगा कि साहब, इज्जत की रोटी खाते हैं फौजी। आपकी तरह लोगों का पेट काट के, आपकी तरह लोगों के हकों पे डाका डाल के रोटी नहीं खाते हैं फौजी। और जॉब, आपने बोला आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहूँगा मैं ऐसे लोगों की क्वालिफ़िकेशन जो सेना के सैनिकों के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे घर में खेत है, खेती करते हैं मेरे माँ बाप। मैं वहाँ भी काम कर सकता था, मैं बाहर भी नौकरी कर सकता था, मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं सेना में गया। सेना में IIT किए हुए लोग, आप जैसे प्रोफेसर हैं, वो भी एजुकेशन कोर में हैं। सेना में इंजीनियर लोग, IITian लोग, वो भी जाते हैं। सेना के जो अधिकारी हैं वो ND और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रियाँ मिलती हैं साहब। आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप या आप जैसे लोगों के ख़ानदान के लोग कभी सेना में आएँ और सेना की वर्दी है उसको गंदा करें। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। इतना एक आधा घंटे का संवाद आपके साथ बहुत खुशी हुई, जो कि भारत के देश के बारे में बहुत से विचार थे जो आपने हमको बताए, हमारे वीक्षकों को बताया। मैं एक चीज़ कहना देना चाहेंगे हमारे वीक्षक के लिए और द यूथ के लिए? और बिल्कुल, मैं आपके जो युवा साथी हैं, आपके जो सुनने वाले लोग हैं, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए, उन सबको तो मैं सलाम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ज़िंदगी भर मेहनत करके इस देश को बनाया है और हम आप लोगों के आभारी हैं और रहेंगे ज़िंदगी भर। और जितने युवा साथी हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप एक हेल्दी नागरिक बने। आप चाहे मेरा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी का भी जिसका चाहे विरोध करें, लेकिन इतना याद रखें कि आपको देश को सबसे ऊपर रखना है। देश की कभी आपको बुराई नहीं करनी है। और जो देश की बुराई करने वाला, चाहे कोई साधु संत महात्मा मौलवी मुल्ला कोई भी क्यों नहीं हो, पादरी, आप उनके कपड़े उतार दें। उनके लिए कोई इज्जत आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। आप सेना के साथ खड़े रहें, सेना आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। सेना, हर सैनिक पूरे देश के लिए लड़ रहा है, आप उनके पीछे खड़े रहिए। आप शहीद परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी है, उनके साथ खड़े रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और मेरी दुआ है, मैं ऊपर वाले भगवान से दुआ मांगता हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना योगदान एक गौरवशाली भारत बनाने में दें। जय हिंद, जय भारत। ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬೊಂದು ಕೃಷಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ
ದೇಶದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂನಿಯರವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ 30-35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಎಂದರೇನು, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೊಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ -25 -30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಎನ್ನದೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರಿವಾರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ, ದೇಶವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಸೈನ್ಯದ ಜವಾನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you very much for being with us, and it was a wonderful interview, and I will cherish this interview forever. And because I have conducted so many interviews with so many other intellectuals, but this is the first time I am conducting an interview with such a renowned, a noble soldier and an army officer. I will cherish this moment forever. It's my honor. Yeah, thank you very much, and thanks for being with us. Namaste.